नमस्कार सभी को। आज की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 12 के पाठ संख्या 4 जनसंख्या संरचना का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या संरचना का ये महत्वपूर्ण टॉपिक कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही सभी प्रतिभागियों के लिए जो अन्य परीक्षाएं देते हैं उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी रहेगा। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले जन संरचना का अध्ययन करें तो जन संरचना किन से मिलकर बनती है या जन संरचना में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, यह महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो जन संरचना में लिंगानुपात, साक्षरता, ग्रामीण और नगरीय आबादी, आयु संरचना और वहाँ की व्यवसाय किस तरह के हैं, इन सारे पक्षों का जो है वो अध्ययन किया जाता है। तो किसी भी देश की जन संरचना में इन सारी चीज़ों का जो है वो अध्ययन किया जाता है। लिंगानुपात का, साक्षरता का, ग्रामीण और नगरीय आबादी का, आयु संरचना का और व्यवसाय का, ये सारी जन संरचना में शामिल किए जाते हैं। तो जन संरचना के इन बिंदुओं में आज की क्लास में हम लिंगानुपात का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो लिंगानुपात क्या है, पहला प्रश्न तो यही। तो महिला और पुरुष से संख्या का जो अनुपात है उसी को जो है वो लिंगानुपात कहा जाता है। तो जब भी कोई पूछे कि लिंगानुपात से आप क्या समझते हो, तो महिला और पुरुषों की संख्या का जो अनुपात है उसी को जो है वो लिंगानुपात कहा जाता है। अब लिंगानुपात विभिन्न देशों में जो है वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से जो है वो ज्ञात किया जाता है। तो इसके दो आधार है, एक महिलाओं की संख्या को आधार बना के लिंगानुपात निकाला जाता है और दूसरा पुरुषों की संख्या को आधार बना के जो है वो लिंगानुपात निकाला जाता है। तो एक प्रश्न हमें डायरेक्ट अगर पुटअप कर ले कि भारत में जो है वो किन संख्याओं को आधार बना के जो है वो लिंगानुपात निकाला जाता है, तो भारत में पुरुषों की संख्या को आधार बना के लिंगानुपात निकाला जाता है। और विश्व के कई देश वो भी है जहाँ महिलाओं की संख्या को आधार बना के जो है वो लिंगानुपात निकालते हैं। तो भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पर और बट्टा 1000 पुरुषों की संख्या, भाई 1000 पुरुषों पर निकालते हैं तो 1000 पुरुषों की संख्या और उनका 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है उस संख्या में पुरुषों की संख्या भाग दे के उसे 1000 से गुणा करने पे जो है वो भारत में लिंगानुपात निकाला जाता है। तो ये बात हुई कि भारत में जो है वो किस तरह से लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है, महिलाओं की संख्या में पुरुषों की संख्या 1000 का भाग दे के उसे 1000 से जो है वो गुणा किया जाता है। और जहाँ महिलाओं की संख्या को आधार बना के लिंगानुपात निकाला जाता है वहाँ ठीक इस सूत्र का जो है वो विपरीत क्रम लागू होता है। तो अपने ये बात कंप्लीट हुई कि कई देशों में पुरुषों के संख्या को आधार बना के लिंगानुपात ज्ञात करते हैं और कई देशों में महिलाओं की संख्या को आधार बना के लिंगानुपात निकालते हैं। भारत में पुरुषों की संख्या को आधार बना के लिंगानुपात निकाला जाता है, जिसमें महिलाओं की संख्या को ऊपर रख के उनमें 1000 का भाग दे के उसे 1000 से गुणा करने पे जो है वो लिंगानुपात निकल जाता है। अब हम पढ़ते हैं लिंगानुपात का महाद्वीपीय क्रम क्या है, कौन से महाद्वीप में सर्वाधिक लिंगानुपात है और कौन से महाद्वीप में न्यूनतम। तो सर्वाधिक लिंगानुपात यूरोप में और सबसे कम लिंगानुपात अफ्रीका में। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यूरोप में 1072 का, वहीं अफ्रीका में 900 करीब 950 का है। अपनी किताब से देख के आप एग्जिट लिख लेना। तो महाद्वीपीय क्रम को हम देखें तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो यूरोप महाद्वीप में 1072 का और सबसे कम जो है वो अफ्रीका का। और क्रम हमें पूछे महाद्वीपीय क्रम तो सबसे ज़्यादा यूरोप में, फिर उत्तर अमेरिका में, फिर दक्षिण अमेरिका में, फिर एशिया में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर अफ्रीका में। ये लिंगानुपात की दृष्टि से महाद्वीपीय क्रम हो जाता है। तो सबसे कम पूछे या सबसे ज़्यादा पूछे या महाद्वीपीय क्रम पूछे तो हमें पता होना चाहिए। अब प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन से देश में, न्यूनतम कौन से देश में और भारत में जो है वो लिंगानुपात की क्या स्थिति रहती है। तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीधे प्रश्न पुटअप किए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन से देश में, सबसे कम कहाँ है और भारत में लिंगानुपात की स्थिति क्या है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यूरोप महाद्वीप का देश है लाटविया, वहाँ सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात UAE का करीब 460 के
का लिंगानुपात है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा असंतुलित लिंगानुपात है। और भारत के लिंगानुपात की बात करें तो भारत का लिंगानुपात जो है वो 940, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाओं की संख्या। तो हमें तीनों ही पर्सन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कौन से देश में सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे कम है, और भारत में जो है वो लिंगानुपात की स्थिति क्या है। अब अपना अगला महत्वपूर्ण बात कि विश्व में लिंगानुपात का प्रारूप क्या देखने को मिलता है, कि लिंगानुपात को कितने भागों में किस तरह से अध्ययन किया जाता है। तो इसे अध्ययन की दृष्टि से हम 4 भागों में बांटते हैं। एक अत्यधिक महिला लिंगानुपात वाले देश, फिर अधिक महिला लिंगानुपात वाले देश, फिर अधिक पुरुष से आबादी वाले देश, और फिर अत्यधिक पुरुष से लिंगानुपात वाले देश। इस तरह से जो है वो 4 भाग है। तो शुरुआती 2 जो है वो वहाँ महिलाओं की संख्या अधिक है, और लास्ट के 2 जहाँ है वहाँ पुरुषों की संख्या अधिक है। अब किस हिसाब से इनका डिवाइडेशन किया गया है, तो इन चारों में ही हमें पुरुषों की संख्या तो 1000 ही रखनी है। चारों में जो है वो पुरुषों की संख्या तो 1000 है, लेकिन यहाँ अत्यधिक महिला जहाँ लिखा है वहाँ 1050 से भी अधिक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होगी। जहाँ अधिक लिखा है वहाँ 1000 पुरुषों पर 1000 से 1050 के बीच महिलाओं की संख्या होगी। जहाँ अधिक पुरुषों की संख्या लिखी है वहाँ 1000 तो पुरुष है और महिलाओं की संख्या जो है वो 950 से 1000 के बीच में है। और जहाँ अत्यधिक पुरुष लिखा है वहाँ पुरुषों की संख्या तो वहाँ भी 1000 है, लेकिन वहाँ लिंगानुपात 950 से भी कम है। तो मेरी बात को आप समझे होंगे कि हम इनको 4 भागों में बांटते हैं, जहाँ 2 शुरुआती जो है वो महिलाओं की संख्या अधिक वाले हैं, और लास्ट के 2 जो है वो पुरुष अधिकता वाले देश है। अत्यधिक महिला लिंगानुपात वाले वो देश है जहाँ 1000 पुरुषों पर 1050 से अधिक का लिंगानुपात है। अधिक महिला लिंगानुपात वाले वो देश है जहाँ लिंगानुपात 1000 से 1050 का है। अत्यधिक पुरुष लिंगानुपात वाले देश वो है जहाँ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 950 से 1000 के बीच में है। और अत्यधिक पुरुष से लिंगानुपात वाले वो देश है जहाँ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो 950 से भी कम है। तो एकदम करेक्ट आपको पता होना चाहिए ये प्रारूप की विश्व में किस तरह से जो है वो ये प्रारूप है। अब हमें ये पूछा जाता है कि कौन से वो देश है जहाँ अत्यधिक महिलाओं की संख्या जो है वो देखने को मिलती है। तो अत्यधिक महिलाओं की संख्या वाले देश है पश्चिम यूरोप के जो देश है वहाँ, और यूएसए या अमेरिका जो है वहाँ अत्यधिक महिलाओं की संख्या देखने को मिलती है। अधिक महिलाओं की संख्या वाले देश का पूछे तो पोलैंड यूरोप कंट्री का देश है, वहाँ अत्यधिक महिलाओं की संख्या देखने को मिलती है। अधिक पुरुषों की संख्या वाले देश हमें पूछे जाते हैं तो इसमें जो है वो अपने एशिया महाद्वीप के ज़्यादातर देश जो है वहाँ, और अत्यधिक पुरुष वाले देश पूछा जाता है तो वहाँ अपने सीधे भारत और पाकिस्तान का नाम में गिनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही वो देश है जहाँ अत्यधिक पुरुषों की संख्या है। इसका मतलब कि यहाँ लिंगानुपात जो है वो 950 से भी कम है। तो हमें प्रारूप भी पूछा जा सकता है, देशों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, और इनमें लिंगानुपात की स्थिति भी जो है वो पूछी जा सकती है, हमें पता होनी चाहिए। अब अपना आता है लिंगानुपात की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं लिंगानुपात की देखने को मिलती है, तो कुछ पॉइंट लिखे मैंने। लिंगानुपात हमें किसी भी देश का पता हो तो वहाँ के संतुलन किस प्रकार का महिलाएं और पुरुषों के बीच का अनुपात किस तरह का ये हमें पता चल जाता है। और वहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक असंतुलन कितना है वो भी हमें जो है वो किसी भी देश का लिंगानुपात पता हो तो चल जाता है। तो एक तो महिला और पुरुषों के अनुपात हमें पता चल जाता है, फिर जो है वो वहाँ की लैंगिक असंतुलन की स्थिति का हमें पता चल जाता है, फिर किसी भी देश का लिंगानुपात हमें पता है तो वहाँ की जीवन प्रत्याशा मतलब लोगों के जीने की उम्र
कम है या अधिक है ये बताया जाता है कि जहाँ लिंगानुपात अधिक है वहाँ जीवन प्रत्याशा जो है वो ज़्यादा होती है, तो इस बात का पता चल जाता है। इसके बाद में अगर हमें किसी भी देश का लिंगानुपात पता है तो वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का हम पता लगा सकते हैं नंबर 4 पे। और कोई भी देश का लिंगानुपात हमें पता है तो वो विकसित है या अविकसित है, इस बात का पता हमें लगा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं लिंगानुपात की। तो आज हमने क्लास में विस्तृत अध्ययन किया लिंगानुपात का। अगली क्लास में हम साक्षरता, विश्व में ग्रामीण नगरीय आबादी किस हिसाब से वो आयु संरचना और व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। तो अगले वीडियो तक सभी को जय हिंद, जय भारत।